मेन शेप रुडॉल्फ वर्चाउ ने दिया था, जो अभी हम लोग जानते हैं सेल थियरी। उसके दो स्टेटमेंट हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और एनसीईआरटी का ही दूसरा पॉइंट है कि ऑल सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ पे खत्म होता है पूरा सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल दो तरह का होता है, एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक और एक को कहते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है? इवोल्यूशन के बारे में सुना है? इवोल्यूशन क्या होता है? तो सबसे पहले जब हम लोग इवोल्यूशन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो इवोल्यूशन में बताया जाएगा कि सबसे पहले आरएनए बने, प्रोटीन बने, प्रोटीन से धीरे धीरे डेवलप होते होते फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स बने थे, जो इतने एडवांस नहीं थे जितने कि आज हम लोग हैं, उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जो थोड़े एडवांस हैं, जिनके सेल्स वेल डेवलप्ड हैं, जिनके पास सेल मेम्ब्रेन है, जिनके पास सेल ऑर्गेनल्स हैं, उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स होते हैं बैक्टीरिया, पीटीएलओ, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ऐसा आपने पढ़ा था। यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स होते हैं हम। तो हम ऐसा तो लिखेंगे नहीं एग्जाम में कि हम हैं यूकैरियोटिक, हम हैं यूकैरियोटिक। क्या लिखेंगे यूकैरियोटिक में? आपने किंगडम्स के बारे में पढ़ा है। 5 किंगडम्स होते हैं, जिसमें से जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक को डील करता है। प्रोकैरियोटिक को कौन डील करता है? मोनेरा। उसके बाद आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में सारे चारों किंगडम आते हैं। इसके चारों किंगडम कौन कौन से हैं? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये चारों किंगडम्स यूकैरियोटिक के साथ डील करते हैं। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बाकी के तीनों में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपको यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर पहले से ही पता है। अब हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस लिखेंगे। तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं, बीच में से एक लाइन खींचो, एक तरफ लिखो यूकैरियोटिक, दूसरी तरफ लिखो प्रोकैरियोटिक। ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के बीच का एक पार्ट होता है। एटम्स का न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, तो ज्यादा मैं इस पे इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ। प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब इसके बाद आता है सेल ऑर्गेनल्स। एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस से जान लेते हैं कि इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के एग्जांपल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, बहुत सारे हैं, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब अगला जो पॉइंट है कि ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, तो स्मॉलर इन साइज और ये थोड़ा बड़ा होता है। इसका बड़ा होता है मतलब ये नहीं कि हाथी के साइज का है, कंपैरेटिवली इससे बड़ा होता है, तो कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज।
बैक्टीरिया का सेल। ठीक है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होता है ये क्या है, सेल वॉल, उसके और ये है सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को साथ में कहते हैं सेल एनवेलप। कॉम्पोजिशन इसका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का, तो इसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव यूनिट। आगे बढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। किस चीज की बनी होती है ये, लिपिड और प्रोटीन की। और क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। एक चीज हम यहाँ पे ध्यान देंगे, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट्स में लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोकैरियोट्स में भी ये लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। जो यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि कुछ चीजों को तो अंदर ले लेगी, लेकिन सारी चीजों को अंदर नहीं लेगी। अब जो चीजें इसके काम की हैं, जैसे कि ये हो गया पैसिव मॉलिक्यूल्स, ये अपने आप उसको अंदर ले लेगी, लेकिन जो चीजें इसके लिए हार्मफुल है, जो आपके सेल को मार सकती है, सेल को बर्स्ट कर सकती है, उसको ये अंदर नहीं लेगी। अगला पार्ट हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दो तरह का होता है, एक होता है इसका स्लाइम लेयर और दूसरा पार्ट होता है कैप्सूल। स्लाइम लेयर एक लूज शीट होता है जो धीरे धीरे मैच्योर होकर कैप्सूल बना लेता है। ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज का बना होता है, ये बना होता है पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन का बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। ये इसका दो काम होता है, ये सेल को बर्स्ट होने से बचाता है, मतलब प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल। और दूसरा काम इसका होता है कि ये प्रोवाइड शेप टू द सेल। ठीक है, ये इसके दोनों काम होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज का बना हुआ होता है, एमिनो एसिड प्लस शुगर का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में सबको पता चल गया। अब सब लोग ये सोचे होंगे कि अंदर क्या होता है। अंदर होता है पानी और कुछ सॉल्युबल मिनरल्स। ठीक है, इतना जिसको समझ में आ गया भाई वो तो मतलब मास्टर है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे आउटर पार्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होता है सेल वॉल, उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर बनाते हैं सेल एनवेलप, जिसका कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स होता है और ये प्रोटेक्टिव यूनिट होती है। सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है लिपिड और प्रोटीन का। याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। यूकैरियोटिक में कुछ एडिशनल चीजें हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है सेल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ चीजों को अंदर लेगा, कुछ चीजों को उसके लिए हार्मफुल होती है उसको अंदर नहीं लेगा। उसके बाद हमने पढ़ा सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल दो तरह का होता है, स्लाइम लेयर का होता है, कैप्सूल होता है। स्लाइम लेयर लूज शीट होती है जो स्टार्टिंग में होती है, कुछ देर बाद वो कैप्सूल में डेवलप हो जाता है, कुछ दिनों बाद जब सेल मैच्योर हो जाता है। तो किस चीज के बने हुए होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब एमिनो एसिड प्लस शुगर। उसके बाद इसका दो काम क्या होता है, सेल को बर्स्ट होने से बचाता है, दूसरी बात ये सेल को शेप देता है। अब हम अंदर के पार्ट्स में पढ़ेंगे। यहाँ से ऐसे 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 ये गया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स नाम आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत सारे रिपीट
FAQs पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से चीजें नजर आएंगी। क्रोमैटोफोर्स में क्या होते हैं? क्रोमैटोफोर्स में होते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। हम आगे के चैप्टर्स प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब अगर ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है तो ये किस चीज में पाया जाएगा? ऐसे प्रोकैरियोट में पाया जाएगा जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। 4 प्रोकैरियोट हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, TPLO, माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया जो होता है सिर्फ वही इकलौता प्रोकैरियोट जो हमने ये चारों पढ़ा है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये जो क्रोमैटोफोर्स है ये पाए जाएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी में, BGA, इसको हम और क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा मोनेरा वाले पोर्शन में, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ से इनफोल्डिंग अंदर आती है, इसको हम कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं? मीजोजोम। यहाँ से अंदर गया है, ये देखो ऐसे गया है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से आया ऐसे होके फिर ऐसे होके चला गया। तो ये क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? ये किस फॉर्म में होता है? तो सबसे पहले फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म ये वेसिकल्स के फॉर्म में होता है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, और लैमेली के फॉर्म में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका काम क्या होता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? सरफेस एरिया इंक्रीजेस। ओके, इसके ये जो पोर्शन है इसके ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? एंजाइम्स लगे हुए हैं। तो ये एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? एंजाइमेटिक कंटेंट इंक्रीजेस। ओके, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। NCERT है, पतली सी बुक, सरकारी किताब है, सीधे सीधे लिख दिया है भाई रेस्पिरेशन करता है, सेक्रीशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है। आप तुम समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, सेक्रीशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम सेक्रीशन को समझते हैं। ये जो पोर्शन होता है, ये इन दोनों के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इसका पहला काम क्या होता है? ये सिक्रीशन करता है। कहाँ करता है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस में करता है, ठीक है। दूसरा काम होता है रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी ने लिख दिया सिक्रीशन करता है। कहाँ करता है? कौन बताएगा? हम बताएंगे, और कौन बताएगा? दूसरा काम है रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद अगला काम है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए को 2 पार्ट में तोड़ता है। इसका एक प्रोसेस होता है, वो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। उसका एक अलग से चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया गया है। डीएनए रेप्लिकेट करवाता है और उसको डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट टू डॉटर सेल्स, ठीक है।